नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो ऋषिकेश, जो है आपकी अपनी आवाज़। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कृष्णा रावत डोभाल। और आप हैं मेरे साथ आज क्रमवीर में। जी हाँ दोस्तों, क्रमवीर में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं कुसुम जोशी जी। कुसुम जोशी जी, आपका 90.0 मेगाहर्ट्ज़ ऋषिकेश के रेडियो बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। 90.0 रेडियो एफएम ऋषिकेश के सभी श्रोताओं को प्रणाम और इस टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने ऋषिकेश में एक बहुत ही अच्छी पहल की है। तो मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। कुसुम जोशी जी, आप मैत्री संस्था चलाती हैं और साथ ही साथ महिला मंडल दल भी है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने मैत्री संस्था जब शुरुआत करी तो क्या मन में आपके ख्याल आया था, और आपका ये जो सफ़र था ये अब तक चल रहा है, इस सफ़र के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगी कि आज मुझे मौका मिला आपके बीच में ही बात रखने का। 2010 में मैंने श्यामपुर ऋषिकेश से शुरुआत की थी, अपने घर से ही। तो सबसे पहले शादी समारोह में जो हमारे यहाँ मेहंदी के नाम पे लोग कॉकटेल का आयोजन करते हैं, और मजबूरी में समझ लीजिए या स्टेटस को मेंटेन करने के लिए लोग अपने ब्याह शादियों में शराब की जो पार्टियां करते हैं। तो उससे क्या होता था कि जिसके पास अच्छा पैसा है या जो कर सकता है वो आदमी तो कर लेता था, लेकिन जो गरीब आदमी होता है मजबूरी में वो ये काम करता था। तो कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्ति को मुझे लगता है उन्हें कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। देखिए, नशा किसी भी समाज, किसी भी परिवार के लिए अच्छा नहीं होता। जिसका गलत असर युवा पीढ़ी पे पड़ता है, इसका खामियाजा महिलाओं को और समाज को उठाना पड़ता है। एक माँ के रूप में अगर किसी महिला का बच्चा शराब पी के आता है या नशा करके आता है तो उसकी माँ परेशान होती है। अगर किसी महिला का पति शराब पी के आता है या नशा करता है तो महिला परेशान होती है। अगर किसी बच्ची का बाप पिता नशा करता है तो बच्चे परेशान होते हैं। और अगर किसी महिला का भाई नशा करता है तो कहीं ना कहीं महिला ही परेशान होती है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो दुखदाई पहलू है वो महिलाओं का है। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैंने 2010 में अपने गाँव से ही, अपने पड़ोस से ही इसकी शुरुआत की है। कहते हैं क्रांति गाँव से ही हमेशा आती है। जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा क्रांति गांव से ही और अपने घर से ही शुरुआत होती है। और अच्छा, आप ये बताइए कि कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा, क्योंकि लोगों को समझाना आसान नहीं होता कि आप मेहंदी के आयोजन में कॉकटेल ना रखें। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये शुरुआती दौर में तो मेरे हस्बैंड भी खुद नहीं चाहते थे मैं ये काम करूं, क्योंकि किसी को मना करना कि आप अपने शादी ब्याह जैसे माहौल में आप शराब ना रखो, बहुत बड़ी चुनौती थी। तो मैं लोगों के घर में जाके मैंने सबसे पहले एक गठन किया अपनी टीम का, और एक बड़ी सी मीटिंग अपने क्षेत्र में की। सब लोग महिलाओं को बुलाया, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं परेशान होती इन चीज़ों से। तो महिलाओं ने मेरे साथ दिया, लेकिन जब हम लोगों के बीच में गए तो समाज की प्रताड़ना, अवहेलना, बहिष्कार, मतलब फक्तियाँ सुननी पड़ी। और फिर मेरे साथ ज़्यादातर लोगों ने छोड़ दिया, सब चले गए छोड़ के मुझे। तो मेरे हस्बैंड ने भी मना किया कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे रहो, अपने बच्चों को देखो। लेकिन मेरे मन में एक पीड़ा थी, एक दर्द था, मैं दिखती थी, क्योंकि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं देखती थी देर रात तक जब हम शादियों में जाते थे तो बच्चा यहाँ सो रहा है और महिला बेचारी परेशान हो रही है, उसको घर भी जाना है, सुबह का काम भी करना है, उसे 5 बजे उठ के उसे सुबह का नाश्ता भी बनाना है, पति को ड्यूटी भेजना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, और घर की जिम्मेदारी को निभाते निभाते वो बाहर का भी काम करते, और देर रातों को पति का भी वो इंतजार करे कि मेरा पति जल्दी उठे इस पार्टी से तो मैं भी घर जाऊँ। तो मैं देखती थी शादी ब्याह के नाम पे आयोजन पे लोग मेहंदी की शराब की पार्टी आयोजन करते हैं। कोई नहीं चाहता मेरा बेटा शराब पी, कोई महिला, कोई किसी का गार्जियन नहीं चाहेगा मेरा बेटा शराब पी के आए। लेकिन समाज में जितनी ये विकृति आ चुकी है कि चाहे आप इसे दिखावे के नाम समझ लीजिए, चाहे स्टेटस को मेंटेन करने के नाम से समझ लीजिए, इतनी ज़्यादा है कि लोग कर्ज करके, मैंने देखा बहुत सारे लोग कर्ज करके भी, नहीं लोगों के पास पैसा होता है लेकिन फिर भी लोग ये आयोजन करते हैं। तो काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन कहते हैं ना, जब आप अच्छा काम करो तो अगर 4 लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे तो 4 पॉजिटिव बोलेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड ने भी फिर धीरे-धीरे जब उन्हें लोगों ने अप्रिशिएट किया तो बहुत उन्हें भी अच्छा लगा, तो उन्होंने फिर मुझे मना नहीं किया, बहुत साथ दिया उन्होंने। कहते हैं एक सफल पुरुष के पहले महिला का हाथ होता है, तो मेरे को लगता है कि मेरे पीछे भी मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान है और मेरे बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है।
और समाज का अच्छे लोग हैं, अच्छा वर्ग है, आप जैसे लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं मुझे, और मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है काम करके। तो अगर हम किसी का भला हो रहा, कुछ बुरा ही सुन मिले तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं, जहाँ तक आपने बोला दिक्कत वाली बात है, मुझे देर रात तक, जब मैंने शुरुआत करी थी काम में, इस काम की, तो मुझे रात रात तक भी फ़ोन आए हैं बहुतों के, और मुझे धमकी दी गई कि जब शराबबंदी आंदोलन चल रहा था तब मुझे धमकियाँ दी गई कि आप यहाँ से हट जाइए, आप इतना पैसा ले लीजिए, और मतलब कई तरह से मुझे परेशान किया गया। लेकिन बस मैंने हार नहीं मानी। बस मुझे लगता है मेहनत, और जो मैंने कभी हार नहीं माने, मुझे लगता है कि जैसा मेरा खुद का घर का काम है, मुझे समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी, मैंने वही काम किया, और कहीं ना कहीं इतने सारे मुझे रास्ते मिले कि आज मैं आपके सामने हूँ। जी, कुछ समझिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपके हौसले बुलंद हों तो आपके पैर कभी नहीं डगमगाते और आप पीछे मुड़कर नहीं देखते, अगर आपके इरादे पक्के हों। अच्छा, आपने शराब परोसी जाती थी मेहंदी वगैरह में, उसको आपने रोकना शुरू करा, तो उसके अतिरिक्त तो एक विकल्प के तौर पे आपने लोगों को किस तरीके से आप उन्हें समझाते थे कि आप ये ना करके ये चीज़ करिए कि आपके समाज के लिए अच्छा हो और आप लोगों में के थ्रू समाज में एक अच्छा मैसेज जाए? शुरू में तो मैं घर घर में गई हूँ, मैं लोगों के परिवारों में गई हूँ, मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, बहुत मेहनत की मैंने, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने मेरे साथ दिया। तो हम लोगों को समझाते थे कि आप अपने मेहनत का पैसा आप अच्छे काम में लगाएं, और अगर आपका पैसा अच्छे काम में लगेगा तो अपनी बेटी को दे दें, आप अपने बेटे को दे दें, समाज के हित में लगाएं। और धीरे धीरे इस पे मैंने संस्कृति जोड़ी। संस्कृति से मैं कहूँगी आपको कि जैसे मैंने कोशिश की कि इसमें मैंने मांगल गीत रखे, जैसे हमारी लोक परंपराएं हैं पहाड़ की, उत्तराखंड की, तो वो मैंने इसमें जोड़ा। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी जो हमारी पौराणिक धरोहर है, जैसे हमारा ढोल है, दमाव है, हम उनको क्यों ना उन्हें बढ़ावा दें, उनको प्रोत्साहन करें, उनको रोजगार भी मिलेगा। जितने भी गाने वाले लोग हैं, जैसे बहुत सारी महिलाएं बहुत अच्छा गाना गाती हैं, लेकिन कहीं उन्हें मंच नहीं मिलता। तो और मेरे पास हारमोनियम वाला है, मेरे पास तबले वाला है, और बहुत अच्छा बच्चे बजाते भी हैं, सिखाते भी हैं। तो मैंने उस टीम को जोड़ा। तो आज भी हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे शादी ब्याह में जाते हैं हम लोग, तो हम अपनी टीम को भेजते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो उनको स्वरोजगार मिल रहा है, कितनी अच्छी बात है। मतलब जब आप शराब में 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, या 50,000 रुपये खर्च करते, तो अगर आप वो मांगल गीत वाली टीम को आप 10,000 रुपये दे देंगे, 15,000 रुपये दे देंगे, मत दो आप ज़्यादा। भई अगर आपकी गुंजाइश ज़्यादा है तो आप बड़े कलाकार को बुलाओ, लेकिन अगर आप उनको ना बुला के अगर हमारी लोकल महिलाओं को बुलाए जाएगा और हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, तो कितनी अच्छी बात है। अगर उनको 1,500 रुपये भी पर डे का मिलता है, क्या बुराई है? कुछ भी बुराई नहीं। आपकी संस्कृति भी आगे बढ़ेगी, और जिन चीज़ों का जो हमारी यूथ है, हमारे बच्चों को नहीं पता ये मांगल गीत होते क्या थे, तो उनको भी बढ़ावा मिलेगा, और कहीं न कहीं हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ेगी। तो हम लोग जब जाते हैं, हम अपने नथ पहनते हैं, हम लोग पीली साड़ी पहनते हैं, हम लोग हसूली पहनते हैं, हम लोग धागुली पहनते हैं, हम लोग बुलाक पहनते हैं। कहते हैं 70 के दशक में ये बुलाक पहने जाते थे हमारे उत्तराखंड में, लेकिन मैंने बनवाई वो। और आजकल तो इतना अच्छा इसका फैशन आ चुका है कि आप सोना मत पहने, आर्टिफिशियल पहनो, लेकिन इतनी सुंदर-सुंदर चीज़ें मार्केट में आ गई थी, आप जी। पहन सकते हो। उससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम अपनी संस्कृति को और अपने कल्चर को नई पीढ़ी को इसी तरीके से जोड़ सकते हैं। अच्छा कुसुम जी, हमने सुना है कि जब कहीं शादी-ब्याह होती है, शराब के बदले आप कहते हैं कि एक पेड़ लगाइए। तो पर्यावरण के प्रति भी आपका ये प्रेम है और आप चाहते हैं कि लोग पर्यावरण के प्रति भी जागरूक रहें, और एक पेड़ देने का आपके पीछे क्या संदेश रहता है उन नवविवाहित लोगों के प्रति? देखिए, उत्तराखंड में एक रीत है, रिवाज है हमारे उत्तराखंड में, कि यहाँ पे एक मैती आंदोलन आपने सुना होगा। तो उससे प्रेरित है, तो हमें भी लगता है कि जब हम लोग पर्यावरण को भी बचाएं साथ साथ में, तो हम क्या करते हैं, सम्मान के तौर पे हम एक पौधा, मैं खुद के संसाधनों से पौधा लेके जाते हैं। एक हमारे पास अगर 100 हो तो हम 100 लेके दे देते हैं उन्हें, या फिर हम एक सम्मान पत्र मैंने बनाए हुए हैं। तो नशा मुक्त शादी करने वाले परिवारों को हम लोग ये चीज़ देते हैं, और उन परिवारों से पौधा भी लगाते हैं। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारा पर्यावरण संवर्धन और उसका संरक्षण होगा, और साथ में जैसे हमारे फलदार पौधा होता है ना, तो उसमें फल लगते हैं। जी। तो कहते हैं वंश वृद्धि हमारी हो, हमारी बेटी दूसरे घर में जाए तो परिवार भी फले फूले, आगे बढ़े।
तो उससे क्या हुआ, और उनसे हम एक प्रण लेते हैं माँ बाप से जी। कि हमें खाली पौधा लगाना नहीं, उसको बचाना भी है। तो बहुत अच्छा लगता है, लोग फलदार पौधे की जब बाद में फ़ोटो भेजते हैं कि देखिए मैडम इतना बड़ा पौधा हो गया ये, इस पे फल लगे, तो मुझे इतनी खुशी होती है अंदर से। और जहाँ तक ये बात थी, एक चीज़ और थी इसमें कि मुझे बोलते हैं आज भी, बहुत सारे परिवार बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुसुम जोशी को शादी मत बुलाना। उसके पीछे कारण ये है कि उन्हें लगता है कहीं न कहीं आके मैडम कहीं कुछ ना बोल दें। जहाँ पे कॉकटेल का आयोजन होता है, जी। तो उसे भी लगता है कहीं न कहीं ये हमारी उपलब्धि है, चाहे वो कैसे भी बोले, मन से बोले। और महिलाएँ बोलते हैं, दीदी हमारे मन होता है हम आपको अपनी शादी में बुलाएँ, लेकिन क्या करें हमारे हस्बैंड मना करते हैं। तो वो भी हम, मुझे लगता है कहीं न कहीं, मतलब मुझे अच्छा लगता है वो चीज़, कहीं न कहीं लोगों को वो बात टच करती है। तो इसीलिए तो बोलते हैं उनको मत बुलाना। जी। हालाँकि हम, मेरे को कोई अधिकार नहीं किसी को रोकने का कि तुम मत पियो या मत परोसो। लेकिन जब अच्छा लगता है मुझे, कुमाऊँ मंडल से मुझे फ़ोन आता है, गढ़वाल मंडल से मुझे फ़ोन आता है। लोग मुझे 6-6 महीने पहले बोलते हैं कि हम साल भर पहले कि हमारी बेटी की शादी है, हम ऐसी शादी करेंगे मैडम जैसे आप करते हो, जी। स्लोगन दो आप। तो मेरे पास कम से कम 200-300 कार्ड होंगे जिनमें स्लोगन लिखे हुए हैं लोगों ने कि यहाँ पे हमारी नशा मुक्त शादी है, शराब पी के शादी मनाएँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और बड़े-बड़े जैसे अपने जो आचार्य लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, वो लोग करते हैं ऐसा। जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो लोग बोलते हैं कि आपसे हमें कहीं न कहीं प्रेरणा मिले। तो मुझे लगता है कि अगर समाज का 100 में से अगर 2 लोगों का भी किसी का भला हो, एक हमारी मुहिम किसी तक पहुँचे, तो मेरा जीवन सफल हो गया। जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप 2 लोगों का भी भला कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जीवन सफल होता है और आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो रंग लेके आती है। अच्छा, बातचीत का सिलसिला कुसुम जोशी जी के साथ ऐसे ही जारी रहेगा। मैं चाहती हूँ कुसुम जोशी जी, आपकी पसंद का कोई गीत हो, जो आप गुनगुनाना चाहें हमारे श्रोताओं के लिए? देखिए, मैं पहाड़ की नारी हूँ और पहाड़ की लोक संस्कृति पे ही काम किया है, तो मैं चाहूँगी कि हम उत्तराखंड में, तो हमारा एक योगदान भी अपनी भाषा संस्कृति को बचाने का। तो जब हम शादी ब्याह में जाते हैं, 2 लाइन उसी की सुनाना चाहूँगी। जो जस देना खोली का गणेशा, जो जस देना मोरी का नारायणा, जो जस देना बदली के दारा, जो जस देना हरि का हरि द्वारा। तो हमारे यहाँ जो भी शुभ कार्य होता है, मांगलिक कार्यक्रम होता है, जो भी होता है, तो इसी से हमारे देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। और मैं उत्तराखंड की नारी हूँ, तो 2 लाइन और सुनाना जी, चाहूँगी। बिल्कुल। पहाड़ सी अडिग छो में मी कभी निहारी छो, सर्यमुंता मेरो नो उत्तराखंड की नारी छो, बणो ते बचौण वाली मीत गौरा देवी छो, उत्तराखंड आंदोलन की पेत दुर्गा देवी छो, यूं चढ़ी चरणों वाली मीत बचनरी पाल छो, संस्कृति बचौण वाली माधुरी बरथवाल छो, पहाड़ सी अडिग छो में मी कभी निहारी छो, सर्यमुंता मेरो नो उत्तराखंड की नारी छो, मुगलों नाक कटण वाली रानी कर्णवंती छो, दारू ठेकों ते फूकण वाली मीत टिचरी माई छो, पहाड़ सी अडिग छो में मी कभी निहारी छो, सर्यमुंता मेरो नो उत्तराखंड की नारी छो। जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने गाया। अच्छा कुसुम जोशी जी, बातचीत हम आगे ऐसे ही बढ़ाते हैं। आपने काफ़ी सारी महिलाओं को अपने साथ जोड़ करके उन्हें रोज़गार भी दिया है। तो किस तरीके से आप लोग काम करते हैं और उसके बारे में थोड़ा-सा आप हमें बताएँ? ये तो मैडम मैं लगभग मैं 13 जनपदों में गई हूँ उत्तराखंड के, और मैंने देखा है मातृ शक्ति को, वो जो कि अपने भविष्य को लेके चिंतित रहती हैं,
हमारी रीढ़ होती है महिलाएं, और इस राज्य को बनाने में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारी पहाड़ की महिलाएं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो मेरा मानना यही होता है कि जैसे आपने बोला कि आप कैसे इसको महिलाओं को संस्कृति से जोड़ते हैं, रोजगार से जोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे शादी ब्याह होता है तो हमारे पे जैसे बहुत सारे आ जाते हैं, फ़ोन आ जाते हैं लोगों के, या कार्ड आ जाते हैं। तो जैसे शादी है किसी घर में, तो हमारी 7 लोगों की टीम है, 5 जी। लोगों, उसमें हमारे पास एक हारमोनी बजाने वाले हैं, तबले वाले हैं और 4 महिलाएं हैं। जी। तो हम लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पे अपने प्रस्तुति देते हैं। 2-3 घंटे का प्रोग्राम होता है। उससे क्या होता है कि हमारी जो मातृशक्ति है उनको रोज़गार मिल रहा है। और उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरी वज़ह से कहीं हमारे थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा मैं अगर मेहनत कर लेती तो इनको कुछ ना कुछ मिल जाता। तो मेरे पास बहुत सारी महिलाएँ हैं जिनके घर की स्थितियाँ बहुत कमज़ोर हैं। तो महिलाओं को मैंने ये रोज़गार से जोड़ा, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं तो तमाम बहनों को बोलती हूँ, चाहे वो हमारे उत्तराखंड की नहीं, किसी भी प्रदेश की महिलाएं, अगर उनके पास अगर ना कोई हुनर है तो महिलाओं को आगे होना चाहिए। महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, क्योंकि वो घर भी संभाल सकती हैं और बाहर भी संभालती हैं। तो अगर उनके पास कोई प्रतिभा है तो उनको घर में नहीं रहना चाहिए, उन्हें बाहर निकलना चाहिए। उसके साथ साथ आपके अंदर जो हुनर है, चाहे आपके पास कोई भी हुनर, आपको गाना अच्छा आता है आप गा सकते हो, आपको आर्ट अच्छी आती है आप आर्ट कर सकते हो, कुछ भी जो भी आपके पास हुनर हो। तो महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा हुनर होता है। और मैं खुद से बोलूँ, मेरी बेटी बहुत अच्छा मांगल गा लेती है, मेरा बेटा प्रोफेसर है, वो बहुत अच्छा ये पहाड़ी लोक संस्कृति के ऊपर गा सकता है। क्यों? उन्होंने देखा अपने माँ को जी। संघर्ष करते हुए, सीखा उन्होंने। जी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ आजकल के बच्चे बोलते हैं हमें अपनी भाषा नहीं आती, तो मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा बोल भी लेते हैं और गा भी लेते हैं। जी। तो वही है ना, आप अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हमें घर से करनी होती है। जब बच्चों को घर में ऐसा माहौल मिलता है कि जहाँ वो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें भी अपनी संस्कृति को जानने की इच्छा होती है और वो भी अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। अच्छा, बातचीत कर रहे हैं स्लोगन की, तो किस तरह के स्लोगन आप लोगों को देती हैं कि जिससे एक मैसेज जाता है समाज में कि शराब के बिना शादी पार्टी हो? जैसे हमारा जो संस्था है ना, उसका तो थीम ही हमारी आओ नशा मुक्त समाज बनाए और अपने बच्चों को संस्कारवान बनाए। जी। शादी समारोह में हम शराब नहीं, संस्कार परोसे, ये हमारे स्लोगन है। जी। उसके अलावा जैसे हम लोग बोलते हैं मुझे कि बताओ कोई स्लोगन बताओ, तो आओ नशा मुक्त समाज बनाए, या हमारे यहाँ पे शादी में प्रतिबंध है, जी। शराब या नशा किसी तरह का नशा नहीं है, या हम पर्यावरण के लिए काम करें, हम नशे से बचें, नशे से दूर रहें, पर्यावरण को बचाएं। तो बहुत सारे स्लोगन हैं जो हम लोगों को देते हैं, लोग ढूंढते हैं, गूगल से ढूंढ लेते हैं, सोशल मीडिया से निकाल लेते हैं। तो अच्छा लगता है जब लोग लिखते हैं इस बात जी। को, तो बहुत खुशी होती है इस बात को लेके। जी। अच्छा कुसुम जी, शादी-ब्याह में क्योंकि एक ट्रेंड सा हो चुका है, कॉकटेल पार्टी करनी ही करनी है। अब आपके आस-पास में कितना फ़र्क पड़ा है? आपको देख के कैसा लगता है? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। देखिए, जिसको करना होगा उसे तो हम हाथ भी जोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, उसने तो करना है। और हम किसी के पीछे डंडा लेके भी नहीं जा सकते हैं। जी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, और बेवजह का पैसा, मुझे लगता है फालतू का पैसा लोग बर्बाद करते हैं, किसी अच्छे काम में लगाओ। तो काफ़ी परिवार हैं ऐसे, और मैं कह रही हूँ अभी अक्टूबर में शादी है, मेरे पास 5-6 कार्ड आ चुके हैं ऐसे कि हम लोगों को नशा मुक्त शादी करनी है। तो हम लोग फिर शादी समारोह में ही जाके, जहाँ पे स्टेज होता है या बारात आती है, वहीं पे हम लोग सम्मान पत्र भी देते हैं। वहीं पे जाके और अपना जो हमारा उनको आशीर्वाद भी देते हैं दूल्हा जी। दुल्हन को। और वहीं पे जो भी होता, मैं उन्हें सम्मान के तौर पे कुछ भी, जैसे पौधा दे दिया, या हम लोग सम्मान पत्र दे देते हैं, या जो भी हम कोई भी अंग वस्त्र होता है उन लोगों को दे देता है, हमें भी अच्छा लगता है। क्योंकि समाज में अगर आप कुछ अच्छा काम लाना चाहते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं। लेकिन अगर आपके हौसले बुलंद हों तो आपके लिए वो परेशानियां और दिक्कतें कुछ भी नहीं होती, क्योंकि आप समाज के हित के लिए कार्य कर रहे होते हैं। तो ये है हमारे साथ कुसुम जोशी जी, मैत्री संस्था से जुड़ी हुई हैं। और उन्होंने काफ़ी लोगों को सांस्कृतिक से जोड़ करके रोजगार भी दिया है। और असल में ऐसे ही लोग कर्मवीर कहलाते हैं जो सिर्फ अपने कर्म करते जाते हैं समाज की कुछ अच्छाई के लिए। अच्छा कुसुम जोशी जी, बातचीत हम आपसे लगातार कर रहे हैं, तो आपके मन में विचार कैसे आया कि मैं पौधा दिया जाए और लोगों को एक मतलब प्रेरित करा जाए पर्यावरण के प्रति कि शादी ब्याह तो होता ही है, पर एक थोड़ा सा अलग सा हो जाता है कि शादी ब्याह और फिर एकदम पौधे पे, तो उसको कैसे आपने फिर करा?
नहीं, ये मैडम 2000 ये 15 की बात है, 15 या 16 की बात है। ये तो क्या हुआ था, मेरी चाचा जी की बेटी की शादी थी जी। देहरादून में। तो मैंने कहीं हिमायती आंदोलन के बारे में पढ़ा था। जी। तो मुझे लगा बुके देने से अच्छा है, हम पौधों को तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, उससे अच्छा क्यों ना हम एक पौधा ले जाएं। तो शुरू जी। शुरू में तो थोड़ा मुझे घर वाले भी बोलते थे, कहाँ तो ये पौधा लेके जा रही है, लेकिन धीरे धीरे तो उन्हें भी अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि किसी भी महापुरुष का अगर जन्मदिन है, चाहे हमारे दादी की पुण्यतिथि हो, चाहे हमारे घर में कुछ भी, अगर हमारे घर में किसी बच्चे का भी जन्मदिन है, तो और किसी कोई आए हमारे घर में, हम उसे एक पौधा ही दे दें, अच्छा लगेगा उसे भी। जी। तो ये धीरे धीरे प्रेरणा मिलती रही और लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास या फ़ोन करते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से कि हमें आपका पर्यावरण का वाला काम बहुत अच्छा लगा। कुछ कहते हैं आपका नशा मुक्ति वाला काम बहुत अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं आपके लोक संस्कृति वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो सारे काम हैं, थोड़ा-थोड़ा करके एक के साथ एक जुड़ता रहा और फिर हम लोग बस इसको करते रहे। बहुत अच्छा लगता है। जी। अच्छा कुसुम जोशी जी, एक बात बताइए, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपके दिल के बहुत करीब हो, क्योंकि ये काम आसान तो नहीं था, लोगों को समझाना इस चीज़ के खिलाफ जिसको लोगों ने बहुत बड़ा चढ़ा करके अपनी जीवन शैली में एक तरीके से उतार लिया, बहुत कंपल्सरी सा कर दिया था। तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? हाँ, मैं एक क्या, मेरे साथ 2 घटनाएँ हुई हैं जी। ऐसी। वैसे तो काफ़ी हैं लेकिन 2 बताऊँगी मैं। एक तो हमारे श्यामपुर क्षेत्र की ही बात है। किसी के यहाँ प्रोग्राम था, तो कोई दबंग था वो व्यक्ति। तो उनके वहाँ रात को मुझे फ़ोन आया 12-1 बजे करीब कि हमने तो यहाँ पे पार्टी रखी हुई है, आपको जो करना करो। हुँ। अब मुझे डर भी लगा किसी लेडीज़ को रात को फ़ोन करना, मैं उठाती भी नहीं जल्दी से किसी का फ़ोन। तो फिर हस्बैंड का फ़ोन कहने लगे किसका फ़ोन है, तो मैंने उन्हें बताया नहीं क्योंकि मुझे डर थी। वो मना करते थे मुझे कि उस टाइम वो मना करते थे कि नहीं जाना आपको। हुँ। घर में फिर टेंशन भी होती थी, जब मैं घर आती थी तो वो नाराज़ होते थे। अब घर में माहौल ख़राब होता था, मुझे बुरा भी लगता था और मैं बताऊँ हस्बैंड को बताऊँ तो वहाँ से भी डाँट खाऊँ और मैं जी। रात भर सो नहीं पाई। उस दिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आया। अब तो मुझे बहुत तजुर्बा हो गया इस बात का और मुझे डर भी नहीं लगता। लेकिन नया-नया काम था, मेरे हुँ। बच्चे भी छोटे थे और मुझे लगता है कि मतलब कहीं मेरे बच्चों को कोई कुछ ना कर दे। मैं खुद बहुत डरी-डरी सहमी-सहमी से रहती थी। तो उस दिन मुझे बहुत डर लगा, पूरी रात मैं सो नहीं पाई। फिर मैंने सुबह उठ के जब हस्बैंड को बताया, तो सबसे पहले तो उन्होंने डाँटा मुझे कि तुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने तुझे जी। मना किया था। लेकिन मैंने जब 2-4 लोगों को कहा धीरे-धीरे, तब धीरे-धीरे, हमने गाँव का ही आदमी था, जब मैंने माफ़ किया उसे। फिर एक घटना और घटी थी, उनके बेटे की शादी थी जी। उधर की, तो उनके घर में गए हम, तो उन्होंने मुझे रुला दिया। मतलब उन्होंने मुझसे इतना अपशब्द बोले मुझे हुँ। कि हम आपकी थोड़ी पी रहे हैं और तुम यहाँ ड्रामा कर रहे हो, ये नाटक कर रहे हो। मतलब उन्होंने मेरे साथ और 1-2 महिलाएँ थी, मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैं उस दिन बहुत रोई। जी। और मैं बहुत बार रोई हूँ अकेले बैठ के, जब वो समाज की मुझे, अब तो मुझे याद भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया इस बात जी। को ना। तो मैं बहुत अकेले बैठ के रोती थी कि मैंने ये मुसीबत क्यों मोल ली। बहुत बड़ा चुनौती भरा काम है, जी। क्योंकि बहुत आसान होता है किसी पे कमी निकालना। लेकिन तो अच्छे काम की जब हम शुरुआत करते हैं तो लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो तरह-तरह की बातें होती थी, तरह-तरह की ये चीज़ें हुई। तो उस दिन मैं बहुत रोई बैठ के ना, जी। जिस दिन मैंने बताई थी आपको 2 घटनाएँ, हाँ तो ये जी। मेरे जीवन की बहुत बड़ी घटनाएँ हैं। और एक बार तो पता नहीं मेरे बेटे पे ही किसी ने, मतलब छोटा बच्चा था, हाँ जी। जी। तो किसी ने मेरे बच्चियों को चाकू से ही डरा दिया था, मेरे घर के अंदर घुस गया था कोई। तो इतने भी मुझे प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, लेकिन कोई नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। जी, वही है ना, अगर आपका मन अच्छा हो, आपकी सोच अच्छी हो, विचार अच्छे हों, तो आप नहीं घबराते, फिर हौसला मिल ही जाता है। अच्छा कुसुम जोशी जी, कभी ऐसा रहा कि जब आपने ये काम करा, ठीक है, धीरे-धीरे आपके परिवार वाले भी समझ गए कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आप समाज को सुधारने का काम कर रही हैं। तो कोई ऐसा एक इंसिडेंट है जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील हुआ हो कि हाँ, नहीं मैं बहुत अच्छे से, क्योंकि रास्ता आसान तो था नहीं, हम्म। बहुत बार दिक्कत परेशानी भी हुई जैसे आपने बताया, तो कोई भी होता तो पीछे ले लेता अपने कदम। तो आपको हमेशा मोटिवेशन रहा कि आपको आगे जाना है। तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती हो या फिर आप बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करते हो कि हाँ, मेरा काम सक्सेसफुल हुआ, जो मैं चाहती थी वो सक्सेसफुल हो रहा है? नहीं, धीरे-धीरे जब आप अच्छा काम करते हो ना, तो समाज के बीच में आपका काम रहता है। एक बार मेरा फ़ोन खोया था, जी। तो मुझे एक सम्मान समारोह में जाना था दिल्ली, तो मुझे फ़ोन आया था। हमारे बहुत बड़े सिंगर हैं नेगी जी, उनके जी। पीए का फ़ोन आया था कि आपको दिल्ली आना है। तो मैंने उनसे कहा था कि मेरा फ़ोन खो गया, मेरा बहुत मूड ख़राब है। तो वो बोले कि आपका काम थोड़ी खोया बोली,
आपका फ़ोन खोया, आपका काम समाज के बीच में है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर जब मैं लोगों के बीच में जाती थी, लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे। और जब आप लोग जैसे समाचारों के माध्यम से या कुछ हम प्रोत्साहन मिलता था, सम्मान मिलता था, लोग कहते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया। तो धीरे-धीरे वो बस वो प्रेरणा होती रही और वही बस मेरे लिए वही प्राउड है। मेरे को फिर ये लगता है ये मेरे घर का काम है ये। जी। मुझे लगता है जैसे मैंने अपने बच्चे देखना, अपने परिवार से है मेरा, मेरे घर के प्रति मेरी ज़िम्मेदारी है, तो समाज के प्रति भी मेरी ज़िम्मेदारी है। तो मैं इतने ज़्यादा मतलब इसमें मुझे लगता है कि मुझे काम हर समय मुझे काम चाहिए, काम करना है मुझे। जब तक मैं जाऊँगी नहीं, मैं समाज के बीच में नहीं रहूँ, मुझे लगता है पता नहीं आज क्या छोड़ दिया मैंने। तो मैं अपना समझ के मैंने ये नहीं सोचा मुझे क्या हासिल होगा, पर बस ये है कि मुझे करना है बस। जी, 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 बिल्कुल। अच्छा, आपने बस हमेशा यही सोचा कि ये समाज ही मेरा घर है, मुझे समाज के लिए कुछ अच्छा करना है और वो मैं करती रहूँगी। जी। अच्छा कुसुम जोशी जी, वैसे तो आप हमेशा ही मैसेज देते रहते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप रेडियो ऋषिकेश के माध्यम से महिलाओं के लिए या लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? मैं सभी का धन्यवाद और सबसे पहले आपका धन्यवाद करूँगी कि आपने मुझे यहाँ पे याद किया आज। मैं महिलाओं को खासकर मातृशक्ति को के बीच में मेरा काम महिला सशक्तिकरण के ऊपर ही है। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप लोग आपके अंदर बहुत हुनर है। आप अपने हुनर को पहचानो और लगातार काम करो। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जी। लेकिन समाज के लिए हमारा एक दायित्व बनता है। और अपने बच्चों को भी देखो, अपने परिवार भी देखो, अपना घर भी देखो। जी। अगर आप लगातार देखते रहेंगे और जाते रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्योंकि खुद मेरे अंदर नहीं था, मैं सही बताऊँ, मैं बहुत डरती थी, मैं बाहर नहीं जाती थी, मैं किसी से बात भी नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे समाज आपको सिखाता है और जब तक संघर्ष जीवन में नहीं हुआ तो मज़ा भी नहीं है। फिर संघर्ष करते रहे, ईश्वर भी आपके साथ देगा। और मैं ये चाहती हूँ कि महिलाएं आगे बढ़ें और अपने बच्चों को भी अच्छी से अच्छी प्रेरणा दें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और एक चीज़ और इस माध्यम से बोलना चाहूँगी कि हम लोग चाहे कहीं भी रहें, हम लोग चाहे हम भारतवर्ष के किसी कोने में रहें, चाहे हम पहाड़ से हैं तो पहाड़ में सुख में, दुख में, पूजा में, पाठ में अपने गांव जरूर जाएं। उससे क्या होगा, हम अपने जड़ों से जुड़े रहेंगे। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हमारे हमारी दादी का घर था हमारे गांव में, हमारे नाना का घर था। जाना चाहिए हमें, और जब हम जाएंगे तो हमारे बच्चे भी जाएंगे। हम लोग लाखों रुपए खर्च के, हम लोग हमारे पास पैसा होता है, हम लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं, शिमला चले जाते हैं, हम लोग नैनीताल चले। लेकिन जाएं अपने धरोहर के ऊपर, जाएं अपने गांव के ऊपर। इससे हमारा पहाड़ भी विकसित होगा और हमारी पौराणिक चीज धरोहर भी जिंदा रहेंगी। तो मैं चाहती हूँ जितने भी मातृशक्ति सुन रही होंगे, उत्तराखंड के लोग जितने भी सुन, वो लोग अपने बच्चों को जरूर गाँव ले जाएं और अपने जड़ों से जुड़े रहें। अगर आप अपने जड़ों से जुड़ेंगे, आपके बच्चे कभी नहीं भटकेंगे। जी, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है कि अपनी जड़ों से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको आपकी संस्कृति से जोड़ के रखता है, आपको अपने लोगों से जोड़ के रखता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ कुसुम जोशी जी आज करमवीर में। तो अब आपसे समय हो चुका है विदा लेने का। आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपकी दोस्त कृष्णा रावत डोभाल, मेरे सहयोगी अंकित रावत और हमारे प्रोग्रामिंग प्रोड्यूसर राजेश पांडे जी। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और करमवीर के साथ, जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ऋषिकेश 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, जो है आपकी अपनी आवाज़। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें फीडबैक के माध्यम से भी बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रही हूँ 9411392967।